रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेवल एपिसोड 5। सिया के जाने के बाद रचित थोड़ी देर बाद नीचे आया तो सब हॉल में ही थे, पर उसकी नजरें तो सिर्फ सिया पर ही टिकी हुई थी। वही सिया की नजरें जैसे ही रचित पर गई, उसे खुद को देखता देख वो उससे अपनी नजरें चुराने लगी। ऊपर आज रचित की नजरें उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी, वो उससे अपनी नजरें हटाने के लिए तैयार हो नहीं था। वही सरस्वती जी की नजरें लगातार दोनों की हरकतों पर ही थी, वो दोनों को अपनी गहरी नजरों से स्कैन करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद रानी ने खाना लगा दिया तो सब टेबल पर आ गए। रानी ने जल्दी से सबको खाना परोसा तो सब लोग खाने लगे। वही सिया तो बस खाने को चुग रही थी चिड़िया के जैसे। उसे खुद पर रचित की नजरें महसूस हो रही थी, जिससे उससे खाया नहीं जा रहा था। वो बस जल्दी से यहाँ से जाना चाहती थी, पर सबके होने के कारण जा भी नहीं पा रही थी। उसे लगातार खुद पर रचित की नजरें महसूस हो रही थी, जिससे उसमें अपनी नजरें उठाने की हिम्मत ही नहीं थी। वही रचित सबसे बेखबर हो उसे अपनी गहरीली आंखों से लगातार देखे जा रहा था। उसे वहां मौजूद किसी का भी होश नहीं था। रानी की नजरें जैसे ही रचित पर गई, उसे लगातार सिया को देखते देख वो खुश हो दोनों को देखने लगी। उसने जैसे ही सिया को देखा, उसकी नजरें प्लेट में देख मुस्कुरा दी और सरस्वती जी को इशारा कर उन्हें भी देखने को बोलती है। उसकी बात सुन सरस्वती जी जैसे ही रचित को देखती है, उसे सिया को देखते देख खुश हो गई। वो तो बस दोनों को देख मन ही मन यही दुआ कर रही थी, कैसे भी वो सिया और रचित की शादी करवा दे। वो बस दोनों को साथ देखना चाहती थी। थोड़ी देर में सबने जब अपना खाना खा लिया तो रचित सरस्वती जी से बोला, माँ मेरे लिए एक कॉफी भिजवा दीजिए। ये बोल वो सिया को एक नज़र देख अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वही उसके जाने के बाद सिया एक गहरी सांस ही ली थी कि सिया की सांसें वापस अटक गई। रचित के जाए के बाद इधर रानी और सरस्वती जी ने आपस में कुछ इशारा करती है, फिर मुस्कुरा देती है। रानी सिया को देख बोली, लाडो क्या आप देवर जी को काफी दे आओगी? वो ना मुझे किचन समेटना था और मम्मा भी ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती है, इसलिए आप दे आओ प्लीज। उनकी बात सुन सिया के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपना सर हिला किचन में चली गई और गैस पर कॉफी चढ़ा खुद से बोली, हे महादेव आज तो आप हमारी बैंड बजाने पर तुले हैं, सब ठीक रखना प्लीज। शेर की गुफा में जाना है बेटा, कमर कस लो। इतना बोल वो काफी बनाने लगी। थोड़ी देर में जब काफी बन गया तो वो जल्दी से उसे एक कप में निकाल भगवान को याद करते हुए रचित की रूम की तरफ बढ़ गई। वही इधर सिया के जाने के बाद रानी मुस्कुरा कर बोली, माँ आपको नहीं लगता दोनों का कुछ चल रहा है? अरे हाँ मुझे भी लग रहा है, बस मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि दोनों जल्दी से एक दूसरे के करीब आ जाए तो मैं गंगा नहाऊं। वो इतना ही बोली थी कि रानी खिलखिलाकर हंस दी। उसे हंसते देख सरस्वती जी को भी हंसी आ गई। सिया काफी लेकर रचित वो रूम के बाहर आई और खुद को अंदर जाने के लिए तैयार करने लगी। वो सोचते हुए जैसे ही दरवाजा खटखटाने को हुई, उससे पहले ही रचित बोला, अंदर आ जाए मिस मिश्रा। उसकी बात सुन वो हैरान सी दरवाजा खोल अंदर आए और बिना उसे देखे बोली, आपको कैसे पता हम हैं? पर रचित का पूरा ध्यान अपने लैपटॉप में था। उसकी बात सुन रचित बिना उसकी तरफ देखे बोला, कॉफी रखो और जाओ, या यही रहने का इरादा है? उसके बोलने पर वो होश में आए और कॉफी रख जैसे ही जाने को हुई रचित बोल, रुको। उसके बोलने पर सिया के कदम रुक गए, पर वो अभी भी उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसे ऐसे देख रचित अपना लैपटॉप साइड रख उसके पास आने लगा तो सिया की धकने उसके एक एक कदम पर बढ़ रही थी, जिसे काबू करने के लिए उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। रचित उसे ऐसे खड़ा देख उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसकी बंद आंखें देख बोला, मिस मिश्रा क्या तुम यहाँ हो? उसके बोलने पर सिया जल्दी से अपनी आंखें खोल उसे देख सॉरी बोली तो रचित उसकी तरफ एक फाइल बढ़ा बोला, ये एक पेशेंट की फाइल है जिसकी कल सर्जरी है और इसमें तुम मुझे इसमें असिस्ट करोगी, तो रेडी रहना कल मॉर्निंग में 9 बजे। इतना बोल वो उसे देखने लगा। वही उसकी बात सुन सिया वो फाइल ले जी बोल वहां से सीधे बिना कुछ बोले अपने रूम में आ गई और खुशी से उस फाइल को गले लगा बोली, बच गई। इतना बोल उसकी नजर फाइल पर गई तो वो खुश हो बोली, ओह वाओ, मेरी फर्स्ट सर्जरी वो भी यहाँ के बेस्ट डॉक्टर के साथ, शुक्रिया भगवान जी। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए फाइल खोल पेशेंट की फाइल पढ़ने लगी, साथ में कुछ नोट्स भी बनाने लगी उस सर्जरी से रिलेटेड। वही उसके जाते ही रचित वापस अपने काम में लग गया। अगली सुबह सिया सुबह जल्दी ही उठ गई थी। आज उसके चेहरे पर अलग एक्साइटमेंट थी, जिसे देख सब भी खुश थे, क्योंकि सबने उसे पहली बार इतना खुश देखा था। वो तैयार होकर नीचे आए और जल्दी से हॉस्पिटल निकल गई। उसने एक्साइटमेंट में नाश्ता भी नहीं किया था।
वही रचित जब रेडी हो नीचे आया तो उसे सिया कहीं नहीं दिखा। वो चारों तरफ अपनी नजरों दौड़ा देखता है, पर फिर भी उसे सिया कहीं भी नहीं दिखी। उसे ना देख वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोला, भाभी सिया कहाँ है? उन्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या? रानी उसकी बात सुन बोली, वो रचित वो तो आज सुबह जल्दी ही निकल गई थी, कह रही थी उसे कुछ काम है, उसके बाद वो हॉस्पिटल वहां से ही जाने वाली है। जल्दी जल्दी में उसने तो नाश्ता भी नहीं किया। इतना बोल वो रचित को परोसने लगी। सिया के ना खाने की बात सुन उसका भी मन नहीं था, इसलिए वो भी थोड़ा सा खा वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। शिवम भी उसके साथ ही निकल गया था। उनकी गाड़ी जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर रुकी, सामने से सिया उसे सोहम के साथ आते हुए दिखी, जिसे देख उसकी हाथों की मुठियां कस गई। सिया आराम से सोहम से बात करते हुए हंसते हुए आ रही थी। वही उसे एक नजर देख रचित गुस्से से अंदर की तरफ चला गया। वही इधर सिया रचित के जाने के बाद सोहम को बोली, आप बहुत मजा किया है सोहम जी, पर बहुत अच्छे भी है आप। वैसे शुक्रिया हमें लिफ्ट देने के लिए, नहीं तो आज हम पक्का लेट होते और हमारे वो खड़ूस बॉस हमें सुनाते। उसकी बात पर सोहम हंसते हुए बोला, मुझे भी आपकी कंपनी पसंद आई सिया, चलिए जाइए, नहीं तो हमारे बॉस के सर पर आपको देख कहीं सिंग न निकल जाए। उसके ऐसे बोलने पर दोनों हंसने लगे। वही ऊपर अपने कैबिन में खड़ा रचित उन्हें ऐसे हंसते देख आग बबूला हो रहा था। उसे सिया को यूं सोहम से इस तरह हंस हंस कर बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो वहां से सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ आया और वहां खड़ी नर्स से जल्द सब रेडी करने को बोलता है। नर्स भी उसे गुस्से में देख जल्दी से सब कुछ रेडी करने लगी। वही रचित चेंज करने चला गया। इधर सिया भी जल्दी से चेंज कर आई तो रचित उसे देख अपनी कोल्ड आवाज में बोला, बात करने के अलावा अपने काम पर ध्यान दोगी तो ज्यादा अच्छा होगा, समझी? इतना बोल वो अंदर चला गया। वही सिया भी उसके पीछे अंदर गई। थोड़ी देर में ऑपरेशन शुरू हो गया। करीब 3 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुआ तो रचित और सिया बाहर आए। रचित सिया को देख बोला, गुड जॉब, ये बोल वो आगे बढ़ गया। वही सोहम जो अभी वहां आया था वो सिया से हाथ मिलाकर बोला, बहुत अच्छे डॉक्टर सिया, मुझे पता था आप जरूर करेगी ये। उसकी बात सुन सिया मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू सोहम जी। रचित जो सोहम की आवक सुन रुक गया था, वो वापस दोनों को साथ देख गुस्से से वहां से निकल अपने कैबिन में आया और अपना हाथ टेबल पर मारते हुए बोला, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है उसे किसी और के साथ देखकर? वो किसी के भी साथ हाथ मिलाए, मुझे क्या? मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है उससे। फिर सवाल तो बहुत थे रचित के पास, पर जवाब एक भी नहीं था उसके पास, या शायद होकर भी नहीं था। खैर जब रचित का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वो वहां से अपने ऑफिस निकल गया और वहां बेचारे सभी एम्प्लॉय आज के दिन को कोसने लगे उसे इतने गुस्से में देख। पूरा दिन काम में ही निकल गया। शाम को जब सिया घर आई तो सैम और आर्यन उसके पास भागकर आए। आर्यन उसे देख बोला, दी देखो ने हमारा मैगी खाने का मन है, पर मम्मा नहीं बना रही है, आप प्लीज बना दो, आप मेरी प्यारी दी हो ना। ये बोल वो उसे फ्लाइंग किस देता है। वही सैम भी उसे किस दे बोला, प्लीज ना हमारा बहुत मन है खाने का, आप बना दोगी ना? उनकी इतनी मासूम शकल देख सिया उन्हें सोफे पर बैठा बोली, ठीक है हम बनाते हैं, पर आप यही बैठो आराम से, और जब तक मैं नहीं आयूंगी नो बदमाशी, प्रोमिस। उसके बोलने पर दोनों अपना सर हिला देते हैं तो सिया जल्दी से रूम में जाकर अपना बैग रख फ्रेश हो बाहर आई और किचन में चली गई। उसने अपने बालों का जुड़ा बनाया और जल्दी से सब्जियां काट मैगी बनाने लगी। थोड़ी देर में मैगी बन गई थी तो वो उसे प्लेट में निकाल उनके सामने रख बोली, ये लीजिए आप दोनों की मैगी। वो इतना बोली ही थी कि रचित जो अभी अभी घर आया था उसकी आवाज सुन उनके पास आ गया। रात में सब अपने डिनर कर अपने कमरे में जा चुके थे। वही सिया रानी की किचन में मदद कर रही थी। सारे काम खत्म कर सिया बोली, दी सब काम तो खत्म हो गया, अब आप भी जाकर आराम करें। उसकी बात पर रानी मुस्कुरा कर बोली, लाडो अभी रचित नहीं आया है ऑफिस से, तो वो जब आएगा तो उसे खाना भी तो देना है। मैं अगर सो जाऊंगी तो उसे खाना कौन देगा? इसलिए तुम आकर आराम करो, मैं उसका इंतजार करती हूँ। उसकी बात सुन सिया कुछ सोचने लगी। वही उसे सोचता देख रानी के दिमाग में कुछ आया तो वो उसे देख बोली, लाडो वो ना, मेरा सर दुख रहा है, तो क्या तुम प्लीज रचित को खाना दे दोगी? मैं थोड़ी देर आराम कर लेती ऐसे। उसकी बात सुन सिया परेशान हो बोली, क्या हुआ दी, आप ठीक हो ना? रुकिए मैं आपको एक दवा लाकर देती हूँ, उससे आपका सरदर्द जल्दी से खत्म हो जाएगा, और मैं आपके सर की मालिश भी कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। उसे इतना परेशान देख रानी अपने मन में बोली, हम तो भूल ही गए थे
कि बीमारी सुन इनके अंदर का डॉक्टर बाहर निकलने लगेगा। कुछ सोच रानी, नहीं तो आपकी लाडो आपका ही बैंड बजा देगी दवा खिलाकर। इतना बड़ा बड़ा वो सिया की तरफ देख बोली, वो लाडो मैं क्या कह रही थी न, कि मुझे ज्यादा दर्द नहीं है, तुम न परेशान मत हो। अगर मुझे ज्यादा दुखेगा तो मैं दावा दे लूंगी। अभी जाकर रेस्ट कर लेती हूँ और आर्यन और सैम को भी देख लेती हूँ। तुम बस रचित को देख लेना, ठीक है? बाय। ये बोल वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी। उसे ऐसे जाते देख बेचारी सिया तो कुछ बोल भी नहीं पाए। अब उसके पास रचित के लिए इंतजार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी बुक्स लेकर आए, वही बैठ पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चला। घड़ी में इस वक्त रात के 11 बजने को थे, पर रचित का कोई अता पता नहीं था। वही सिया को भी पढ़ते पढ़ते हॉल में नींद आ लगी थी, तो वो वही हाल में ही पढ़ते हुए सो गई थी। इधर रचित ऑफिस में अपना काम खत्म कर कल अपने असिस्टेंट को जल्दी आने का बोल वहां से घर के लिए निकल गया। आज काम ज्यादा होने के कारण उसे घर जाने में लेट हो गया था। करीब 11:30 के करीब रचित की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। वो गाड़ी को पार्क करते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। उसके कान में इस वक्त ब्लूटूथ लगा हुआ था, जिस पर वो अपने असिस्टेंट से बात करते हुए बोला रहा था, मेक श्योर कि कल कुछ गड़बड़ न हो, ये मीटिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये बोलते हुए वो जैसे ही घर के अंदर आया, सामने सोफे पर सिया को सोए देख उसके कदम वहीं थम गए। रचित सिया को देख फोन काटकर धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाकर उसके पास आया, तो देखा सिया हल्का हल्का ठंड में कांप रही थी। उसने अपना हाथ जैसे ही सिया की तरफ बढ़ाया, उसे सुबह सिया का सोहम से हंस हंस कर बात करना याद आ गया, जिससे उसे वापस गुस्सा आने लगा। वो झटके से उससे अपना हाथ पीछे ले अपना कदम आगे बढ़ता है, पर उसे कांपते देख वो वहां गिरी उसकी सॉल उठा उसके ऊपर डाल उसे एक नजर देख अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वही सिया इतनी गहरी नींद में थी कि उसे रचित के आने का पता ही नहीं चला। वो शैल को खुद से अच्छे से लपेट वहीं पर सो गई। अगली सुबह सिया अभी हॉल में सोफे पर आराम से सो रही थी। वही रचित जब उठ के जॉगिंग जाने के लिए नीचे आया, तो उसे ऐसे सोफे पे सोता देख अपना नामे सर हिला बाहर निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद रानी नीचे आई तो उसकी नजर सोफे पर सोई सिया पर गई। वो उसे देख उसके पास जा उसके कंधे पर हाथ रख बोली, लाडो आप यहाँ क्यों सो रही है? उसकी आवाज सुन सिया अपनी आंखें खोल जब अपने सामने रानी को देखती है, तो उसे जल्दी से खड़ी हो बोली, सर आ गए क्या? हम अभी उनके लिए खाना निकालते हैं। इतना बोल वो जैसे ही वहां से जाने को हुई, रानी उसका हाथ पकड़ उसे सोफे पर बैठते हुए बोली, लाडो देखिए सुबह हो चुकी है और रचित रात में ही आ गया था। शायद तुम्हें सोता देख उसने खुद ही खाना लेकर खा लिया होगा। चलो उठो और जाकर अपने रूम में सो जाओ। ऐसे भी आज संडे है तो ऑफ होगा तुम्हारा। उसकी बात सुन सिया घड़ी देखती है तो उसमें सुबह के 6 बीजे रहे होते हैं। ये देख वो एक नजर रानी को देख अपना सर झुका बोली, सॉरी दी, पता नहीं कैसे हमारी आंख लग गई। हम सच में सोना नहीं चाहते थे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आपने हमें एक काम दिया था पर हमसे वो भी नहीं हुआ। उसकी बात सुन रानी उसके गाल छू बोली, कोई बात नहीं लाडो, होता है कभी कभी, तुम परेशान मत हो। और रही बात रचित की तो उसने खाना खा लिया ना, बस बात वही खत्म। अब जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। तुम्हें याद है न, तुम आज अपनी मीरा माँ से मिलने जाना है। सिया को उसकी बात सुन याद आया कि वो आज मीरा जी से मिलने जाने वाली थी। वो अपने सर पर चपत लगा बोली, ओह हाँ, हम तो भूल ही गए थे। थैंक्स दी हमें याद दिलाने के लिए। हम अभी रेडी होकर आते हैं। इतना बोल वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो ऊपर जाते हुए वो खुद में ही बड़बड़ा रही थी, तू भी न सिया कितनी बुद्धू है। पहले तो तू कल सो गई, ऊपर से ये भी भूल गई कि आज तुम्हें मीरा माँ और रिहान भाई से मिलने जाना है। चल जल्दी रेडी हो जा। इतना बोल वो अपने कमरे में जा रेडी होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आई और जल्दी से अपने बालों को सुखा उन्हें खुला छोड़ दी। उसने हल्के गुलाबी रंग का लिपस्टिक लगाया और जल्दीबाजी में अपने कमरे से बाहर आने लगी। वैसे ही सामने से आते रचित से वो टकरा गई, जिससे दोनों ही लड़खड़ा गए। इससे पहले सिया गिरती रचित उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। सिया जैसे ही सामने देखती है, अपने सामने रचित को देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही रचित जो अभी जॉगिंग से आया था, वो उसकी बड़ी सी आंखों को देख उसमें खोने लगता है। शिमला की वो खूबसूरत सुबह, उस पर दो लोग एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। हाय क्या नजारा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे, तभी शिवम की आवाज से दोनों को होश आया जो सिया को बुला रहा था। शिवम, गुड़िया क्या कर रही है? हमें चलना है ना?
उसकी आवाज सुन सिया जल्दी से रचित की बाहों से निकल खड़ी हुई और इधर उधर देख बोली, जी भाई आ रहे हैं। इतना बोल वो सामने खड़े रचित को एक नजर देख नीचे भाग गई। वही उसके जाते ही रचित वही खड़ा हो उसे वही रेलिंग से खड़े हो देखने लगा। नीचे आती सिया का ध्यान जैसे ही ऊपर खड़े रचित पर गया, वो उसे देख अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। वही उसकी हालत देख रचित अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नीचे शिवम सिया को ऊपर देखता देख बोला, अरे चलना नहीं है क्या, लेट हो जाएंगे हम। उसके बाद सुन सिया बोली, जी भाई बस रेडी हूं मैं, 1 मिनट। इतना बोल वो वापस कमरे में चली गई और थोड़ी देर में वो वापस आई तो उसके पास एक बैग था। दोनों सबसे मिल वहां से मीरा जी के घर के लिए निकल गए। वही ऊपर अपनी बालकनी में खड़ा रचित सिया को जाते हुए देख रहा था, जिसके चेहरे पर इस वक्त हंसी थी और वो हंसते हुए खिले हुए गुलाब के जैसे लग रही थी। सिया और शिवम निकल चुके थे। रास्ते में उन्होंने मीरा जी के लिए कुछ मिठाइयां ली और दोनों निकल पड़े। करीब 1 घंटे के सफर के बाद दोनों आखिर वहां पहुंच ही गए। सिया तो इतनी एक्साइटेड थी उनसे मिलने के लिए कि वो जल्दी से जाकर दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुलने पर वो अपने सामने रिहान को देख उसके गले लग बोली, कैसे है भाई आप? उसे वहां देख रिहान बोला, अरे गुड़िया तू आ अंदर आ खड़ी क्यों है? उसकी बात सुन सिया जल्दी से अंदर गई और उसके पीछे रिहान और शिवम भी। रिहान शिवम को देख सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। सिया उसे अंदर बताने का बोल जैसे ही अंदर आए, उसने जो सुना उसे सुन उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। वो हैरानी से अपने सामने बैठे हुए लोगों को देख रही थी, साथ में रिहान और मीरा जी को, जो उससे नजरें चुरा रहे थे। उन्हें ऐसे देख सिया की आंखों में एक गुस्सा छा गया। सिया जैसे ही घर के अंदर आए, किसी की आवाज सुन उसकी हंसी गायब हो गई। उसने सामने देखा तो वहां सोफे पर संजय बैठा उठा मीरा जी से सिया के बारे में पूछ रहा था। उसे देख सिया की सांसें तेज हो गई, उसका पूरा चेहरा पसीने से झिलमिलाने लगा। वो उसे देखते हुए अपने कदम वापस पीछे लेने लगी और अपने पीछे खड़े शिवम से टकरा गई। उसे ऐसे देख शिवम ने जल्दी से उसे आगे बढ़ के पकड़ लिया। उसकी हालत देख मीरा जी परेशान हो बोली, सिया मेरी बात तो सुन। वो संजय ने मुझे फोन कर कहा कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और तुझसे माफी मांगना चाहता है, बस इसलिए मैंने उसे बुला लिया। तू प्लीज एक बार उसकी बात सुन ले। सिया उनकी बात सुन उनकी तरफ अपने नम आंखों से देख बोली, आप जानती थी ना कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, और मैं इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, फिर भी आपने इन्हें यहाँ बुला लिया। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि इन्हें देख हम पर क्या बीतेगी। अब कुछ नहीं कहना हमें, नहीं तो मैं फिर यहाँ कभी नहीं आएंगी। इतना बोल वो संजय को देख बोली, और आप अब यहाँ क्या लेने आए हैं? मिस्टर संजय, अब मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। आपने तो अपने सारे रिश्ते उसी दिन खत्म कर दिए थे जब आधी रात को आपने मुझे अपने घर से निकाला था। आपको तब तो बिल्कुल भी दया नहीं आई थी कि उतनी रात में अपनी जवान बहन को घर से निकलने में। आपने तो ये भी नहीं सोचा था कि इस समय अगर कोई आपकी बहन को कुछ कर देता तो उसका क्या होता। तो अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं? फिर कुछ सोच। ओह हाँ, कहीं हमारे पास आपकी कोई प्रॉपर्टी तो नहीं रह गई है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं? लाइए दीजिए, मैं उस पर भी साइन कर देती हूँ। ऐसे भी हमें अब ना आपसे और ना आपकी उस सो कॉल्ड प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो काम है वो जल्दी कहिए और जाइए यहाँ से। हमें अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। उसकी बात सुन सामने खड़े संजय की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वो कुछ बोलना चाहता था पर उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। वही मीरा जी उसे ऐसे देख सिया से बोली, बेटा एक बार तो तुम संजय की बात सुन लो। वो सच में अपने किए पर शर्मिंदा है। वो तुमसे माफी मांगना चाहता है और तुम्हें वापस अपने साथ घर ले जाना चाहता है ताकि वो तेरी धूमधाम से शादी कर सके। मुझे लगता है तुझे उसकी बात एक बार शांति से सुन लेनी चाहिए। कुछ भी हो जाए वो तेरा भाई है और सब कोई छोड़ सकता है, लेकिन मुसीबत में तो केवल अपने ही काम आते हैं ना। उनकी बात सुन रिहान कुछ बोलना चाहता था पर शिवम ने उसे रोक दिया। वो ये चाहता था कि आज सिया खुद के लिए स्टैंड ले ताकि उसके मन में आज जितनी भी बातें हैं वो बाहर निकले और वो अंदर ही अंदर घुट कर न जिए जैसे वो इतने टाइम से घुट रही है। वही सिया मीरा जी की बात सुन संजय को देख बोली, वही तो हम सोचे कि हमारे भाई को इतने महीने बाद हमारी याद क्यों आ गई। इनको तो मेरी शादी करवानी है ताकि सबको ये दिखा सके कि कैसे ये अपनी बदचलन बहन की जिंदगी बना रहे हैं, है ना? और हमें पूरा भरोसा है कि इनमें भी इनका कोई मतलब छिपा होगा। क्यों, सही है ना भाई? अरे सॉरी, वो कहलाने के तो आप लायक ही नहीं है।
वैसे हमें एक बात समझ नहीं आ रही है कि आपकी पत्नी जी कैसे मान गई हमें वापस घर में रखने के लिए। उन्हें तो मैं एक आंख नहीं भाती हूँ। कहीं फिर से मुझे सबके सामने जलील करने का इरादा तो नहीं है ना आप दोनों का। सिया इतना बोल चुप हो गई, फिर अपने आंसू पोंछते हुए नफरत से संजय को देख बोली, जब वो लड़का मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था तो आप नहीं आए थे हमें उससे बचाने, और उल्टा आपने मेरे घर आने पर क्या कहा था कि मैं ही बदचलन हूं जो खुद ही उसके पास गई। इतना बोल वो रोने लगी। उसे रोता देख सबके आंखों से आंसू बह रहे थे। वही सिया बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़कर बोली, चलिए वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन उस दिन जिस दिन आपने सिर्फ उस फोटोज को देख हमारा करैक्टर मान लिया और बिना सोचे समझे मुझे घर से निकल दिया क्योंकि मैंने आपको आपकी सच्चाई दिखाई थी। तब कहा गया था आपका प्यार, तब तो आपका ईगो सबसे बड़ा था न। तब जब अपनी बहन पर रहम नहीं आया तो अब क्या लेने आए हैं। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं भाई, पर अपनी अस्मिता पर एक आंच भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। और आपने तो हर बार हमारी अस्मिता को जलील किया, वो भी सबके सामने। सिर्फ शरीर पर लगे घाव को ही चोट नहीं कहा जाता, मन का घाव भी उतना ही दर्द देता है। और आपकी हरकत ने हमारे मन को इतना दर्द दिया है जो शायद ही आपको कभी माफ भी कर पाए। इसलिए हमें अब कहीं भी किसी के साथ नहीं जाना। हम यहाँ खुश हूँ। और रही बात आपके घर की, तो हम पेपर पर साइन कर देंगे, वो आपके नाम हो जाएगा। अब हमें चलना चाहिए। इतना बोल वो शिवम के पास आ बोली, भाई घर चलिए, हमें यहाँ नहीं रहना। इतना बोल वो जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाती है कि संजय रोते हुए बोला, गुड़िया एक बार मुझे माफ कर दे, मेरी बात सुन ले। गुड़िया सुन सिया की आंखें बंद हो गई। वो थोड़ी देर ऐसे ही खड़ी रही, फिर खुद को संभाल बोली, आपको याद भी है कि आपने हमें लास्ट बार गुड़िया कब कहा था। उसके इतना पूछते ही संजय चुप हो गया, तो सिया उसे सके हंसते हुए बोली, नहीं न याद है। वैसे ही अब हमें ही नहीं याद कि हमारा एक भाई था। अब हमारे भाई सिर्फ शिवू भैया और रेहान भैया है। हमारा आपसे अब कोई मतलब नहीं। इतना बोल वो मीरा जी को देख, माँ हम फिर कभी आएंगे मिलने आपसे, और ये कुछ गिफ्ट हमारी तरफ से। अभी चलते हैं भाई, हम आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी में आप आ जाइए। ये बोल वो बाहर निकल गई। इधर सिया के जाने के बाद सबका ध्यान शिवम पर गया, जो साइड में खड़ा सबको देख रहा था। वो सबको खुद को देखता देख संजय के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रख बोला, भाई आपको याद है मैंने घर से जाते वक्त आपसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप गुड़िया का साथ नहीं छोड़ेंगे, और आपने मुझे भरोसा दिया था। पर सिर्फ आपके उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। आज न सिर्फ आपका उसके प्रति व्यवहार के कारण वो इतनी टूट गई है। आपको सिर्फ भाभी सही लगी, कभी आपने जिसे अपने हाथों से पाला था उसे जानने की कोशिश नहीं की। आपको उनकी बातों पर भरोसा था, पर आपने एक बार भी अपनी गुड़िया पर भरोसा नहीं किया, जिसे आपने अपनी हाथों से पाला था। मैं तो उसे उस घर सिर्फ उसे आपके और चाची के वजह से छोड़ गया था, पर आपने मेरी गुड़िया का ये हाल कर दिया कि उसे अब उसे खुद पर भी भरोसा नहीं है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। इतना बोलते ही वो अपना सर निराशा में हिला दिया। वही उसकी बात सुन संजय अपने आंखों में आंसू लिए हैरानी से उसे देख बोला, इसका मतलब तू हमारा शिवू है। तू कितना बड़ा हो गया है। शिवम, हाँ मैं आपका शिवू हूँ, इसलिए आप गुड़िया की अब टेंशन मत लीजिए। अब उसका भाई है, उसे संभालने के लिए मैं हर सिचुएशन में उसके साथ रहूंगा और उसका सपोर्ट करूंगा। इसलिए अब आप परेशान मत हो। अच्छा चलता हूँ, आप लोगों से फिर मिलने आऊंगा। इतने दिन तक मेरी गुड़िया का ख्याल रखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। ये बोल वो भी बाहर निकल गया तो रेहान भी उसके पीछे गया। रेहान बाहर आकर शिवम से, सॉरी शिवम मुझे पता नहीं था कि आज ऐसे संजय भाई आ जाएंगे। तुम प्लीज सिया का ध्यान रखना। शिवम उसकी बात सुन, मुझे पता है आप लोगों का इसमें कोई गलती नहीं है। जो हुआ उसे एक न एक दिन होना ही था, पर अच्छा ही हुआ। जो भी वजह रही हो, लेकिन इस कारण सिया का मन की सारी बात उसके मन से निकलनी जरूरी थी, जिससे उसका मन भी थोड़ा हल्का होगा। मुझे पता है उसे थोड़ा वक्त लगेगा संभालने में, पर संभल जाएगी। अच्छा चलता हूँ, फिर मिलूंगा तुमसे। इतना बोल वो उसके गले लगा। रेहान उससे अलग हो सामने खड़ी सिया के पास आ बोला, अपना ख्याल रखना गुड़िया, और टेंशन मत लेना, सब सही होगा। और देखना जल्द ही मेरी गुड़िया के लिए अच्छा जीवन साथी आएगा, जो उसे बहुत प्यार देगा। इतना बोल वो उसे गले लगा लेता है। थोड़ी देर में सिया और शिवम वहां से निकल गए। पूरे रास्ते गाड़ी में सिया खामोश थी। उनकी गाड़ी आकर घर के बाहर रुकी तो वो जल्दी से गाड़ी से उतर अंदर आए। हाल में कोई नहीं था, इसलिए वो सीधा अपने रूम में चली गई। रचित जो साइड में खड़े हो किसी से फोन पर बात कर रहा था,
उसकी नजरें जैसे ही सिया पर गई वो उसे कुछ बोलता उससे पहले वो अपने कमरे में जा चुकी थी। इधर रानी गाड़ी की आवाज सुन बाहर आई तो सामने शिवम को अकेले देख बोली, शिवू तू अकेले, लाडो कहाँ है? आज वही रुकने वाली है क्या? उनकी बात सुन शिवम सोफे पर बैठते हुए थके हुए स्वर में बोला, भाभी आप एक कप चाय पिला दे, उसके बाद बताता हूँ, बहुत सर दुख रहा है। उसकी बात सुन रानी किचन में चाय बनाने चली गई। वही रचित भी एक नज़र सिया के कमरे को देख वहां आकर बैठ गया। रानी दोनों के लिए चाय लेकर आए तो शिवम चाय पीने लगा। थोड़ी देर में वहां सरस्वती जी भी आ गई। उन्होंने शिवम को देख कहा, मिलाए सिया अपनी मीरा माँ से, आज तो बहुत खुश होगी मेरी बच्ची, कहाँ है मुझे दिखाई नहीं दे रही है। उनकी बात सुन शिवम उदास सा बोला, अपने रूम में गई है माँ। पूरे रास्ते बिल्कुल चुप थी, बहुत परेशान है वो अंदर से पर हमें दिखाती नहीं है। मुझे तो टेंशन हो रहा है कहीं उसकी तबीयत न बिगाड़ जाए। बचपन में जब भी रोती थी तो उसको बुका हो जाता था और वो 2 दिन से बेड से उठ भी नहीं पाती थी। ऐसा भी क्या हो गया है शिव की सिया ऐसे उदास है? वो तो कितनी खुश थी सबसे मिलने का सोच के। सरस्वती जी उसकी बात पर हैरान से बोली। उन्होंने देखा था कि सिया कितनी एक्साइटेड थी सबसे मिलने के लिए। रचित भी शिव को ही देख रहा था जैसे उसे भी जानना हो आखिर ऐसा क्या हुआ था जो मिस सिया इतनी उदास है। शिव उनके सवाल पर उन्हें वहां हुई सारी बातें बता देता है, जिसे सुन सब परेशान हो जाते हैं। शिव उन्हें सिया के साथ अब तक जो भी हुआ था वो सब बताता है, जिसे सुन सरस्वती जी और रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरस्वती जी रोते हुए, इतनी सी उम्र में कितना कुछ सहा है उस बच्ची ने, भगवान इतना निर्दय कैसे हो सकते हैं। रानी उनकी बात पर, हाँ माँ उसे देख लगता ही नहीं था कि वो अपने अंदर इतना कुछ दबाए बैठी है। पता नहीं कैसे इतना कुछ सहा होगा उसने। समाज से लड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता है, खासकर एक लड़की के लिए जिस पर उसके है भाई और भाभी कीचड़ उछाल रहे होते हैं। लोग किस नज़र से देखती है, इसका अंदाजा ही शायद जिस पर बीती है वही बता सकता है। मैं आती हूँ उसे देख के, ये बोल वो जैसे ही जाने को हुई रचित बोला, भाभी रुकिए। उसके बोलने पर सब उसे देखने लगे तो सबको खुद को देखता देख वो हड़बड़ा कर बोला, अरे मैं बस इसलिए कह रहा था कि मुझे लगता है हमें उन्हें कुछ टाइम खुद को देने देना चाहिए। उन्हें इस वक्त मेंटल रेस्ट की जरूरत है जिससे वो खुद ही निकल सकती है। आप लोग उन्हें कुछ देर अकेले छोड़ दे, उनके अंदर का गुबार निकालना जरूरी है। उसकी बात सुन शिवम बोला, मुझे भी यही लगता है कि उसे खुद से लड़ना होगा ताकि वो स्ट्रांग बन सके। हमें अभी उसे कुछ देर छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। सिया घर आते ही सीधे अपने रूम में चली गई। वही शिवम सबको सारी बात बता देता है, जिसे सुन सरस्वती जी बोली, ऐसा भी क्या हो गया है शिव की सिया ऐसे उदास है? वो तो कितनी खुश थी सबसे मिलने का सोच के। उन्होंने देखा था कि सिया कितनी एक्साइटेड थी सबसे मिलने के लिए। रचित भी शिव को ही देख रहा था जैसे उसे भी जानना हो आखिर ऐसा क्या हुआ था जो मिस सिया इतनी उदास है। शिव उनके सवाल पर उन्हें वहां हुई सारी बातें बता देता है जिसे सुन सब परेशान हो जाते हैं। शिव उन्हें सिया के साथ अब तक जो भी हुआ था वो सब बताता है, जिसे सुन सरस्वती जी और रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरस्वती जी रोते हुए, इतनी सी उम्र में कितना कुछ सहा है उस बच्ची ने, भगवान इतना निर्दय कैसे हो सकते हैं। रानी उनकी बात पर, हाँ माँ उसे देख लगता ही नहीं था कि वो अपने अंदर इतना कुछ दबाए बैठी है। पता नहीं कैसे इतना कुछ सहा होगा उसने। समाज से लड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता है, खासकर एक लड़की के लिए जिस पर उसके ही भाई और भाभी कीचड़ उछाल रहे होते हैं। लोग किस नज़र से देखती है, इसका अंदाजा ही शायद जिस पर बीती है वही बता सकता है। मैं आती हूँ उसे देख के, ये बोल वो जैसे ही जाने को हुई रचित बोला, भाभी रुकिए। उसके बोलने पर सब उसे देखने लगे तो सबको खुद को देखता देख वो हड़बड़ा कर बोला, अरे मैं बस इसलिए कह रहा था कि मुझे लगता है हमें उन्हें कुछ टाइम खुद को देने देना चाहिए। उन्हें इस वक्त मेंटल रेस्ट की जरूरत है, जिससे वो खुद ही निकल सकती है। आप लोग उन्हें कुछ देर अकेले छोड़ दे, उनके अंदर का गुबार निकालना जरूरी है। उसकी बात सुन शिवम बोला, मुझे भी यही लगता है कि उसे खुद से लड़ना होगा ताकि वो स्ट्रांग बन सके। हमें अभी उसे कुछ देर छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। इधर रचित जब अपने रूम में जाने को होता है तो उसकी नज़र सामने सिया के रूम पर टिक गई जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। वो दरवाजे को देख मन में बोला, क्या हो तुम? जब भी तुम्हारे बारे में कोई राय बनाने की सोचता हूँ कुछ नया ही सामने आता है तुम्हारे बारे में। मुझे तो लगता है कि जरूर तुम्हें कोई जादू टोना आता है, तभी तो सब लोग इतनी जल्दी तुम्हारे साइड हो जाते हैं। सबके दिल में बस जाती हो तुम जैसे कि मेरे के बसने लगी हो। इतना बोल वो रुक गया और अभी उसने जो कहा उसके बारे में सोचते हुए वो अपने रूम में चला गया।
सभी आज सिया को लेकर परेशान थे। दोपहर से शाम होने को आई थी, पर अभी तक सिया रूम से बाहर नहीं आई थी, जिस कारण सब लोग परेशान थे। रचित को मीटिंग में जाना था, इसलिए वो निकल गया था, पर अभी भी उसके दिमाग में सिया ही चल रही थी। इधर घर में रानी 2-3 बार सिया के रूम का चक्कर काट चुकी थी, पर सिया ने दरवाजा बंद रखा था, जिससे अब उसे भी टेंशन हो रहा था। शिवम एक इमरजेंसी सर्जरी के लिए हॉस्पिटल गया था, तो वो अब सीधे रात को ही फ्री होने वाला था। इधर सरस्वती जी भी मंदिर गई हुई थी और अमिताश जी मीटिंग के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। मंदिर में सरस्वती जी सिया के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी, तभी वहां पंडित जी आए तो उन्होंने एक धागा देकर कहा, बेटा जिसके लिए तुम परेशान हो ना, उसके हाथ में ये धागा बांध देना, देखना सब अच्छा होगा। उनकी बात सुन सरस्वती जी उनका आशीर्वाद ले बाहर आ गई और मंदिर के प्रांगण में थोड़ी देर बैठ गई। इधर घर पर आर्यन और सैम दोनों ही अपने रूम में बैठे हुए पढ़ाई कर रहे थे। वही हॉल में बैठी रानी की नजरें बार बार सिया के रूम की तरफ ही जा रहा था। वो बार बार हाल में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। वो 3 बार सिया के रूम का दरवाजा खटखटा चुकी थी, पर अंदर से कोई आवाज न आने के कारण उसका मन बहुत घबरा रहा था। उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो बिना कुछ सोचे सीधे रचित को फोन लगा देती है। इधर रचित जो मीटिंग रूम में था, अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर रानी का नाम देख वो जल्दी से फोन उठा, बोला, क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? उसकी आवाज सुन रानी घबराहट में बोली, रचित हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं पर सिया अपना दरवाजा नहीं खोल रही है। मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, कहीं उसे कुछ हुआ ना हो। घर पर भी कोई नहीं है। उनकी बात सुन रचित की दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई। वो खुद को शांत कर बोला, आप परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल वो जल्दी से फोन रख अपने असिस्टेंट को देख वहां सब संभालने का बोला, वहां से निकल गया। वो बाहर आया और जल्दी से अपनी गाड़ी ले वहां से निकल गया। ड्राइव करते हुए वो खुद से बोला, उम्मीद है तुम ठीक हो सिया। पता नहीं क्यों आज तुम्हारे बारे में भाभी से सुन ऐसा लगा जैसे कोई मेरा दिल ले जा रहा हो निकाल के। बस कुछ देर रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। ये बोल वो फास्ट ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर में वो अपनी गाड़ी घर के बाहर रोका और खुद भागकर अंदर आया। सामने हाल में ही रानी परेशान सी सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देख वो उसके पास आए तो रचित बोला, भाभी आप परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। ये बोल वो सिया के रूम की तरफ बढ़ गया। रचित जल्दी से रूम की चाबी ले सिया के रूम का दरवाजा खोलता है और अंदर आता है तो सामने बेड पर सिया को सोए देख उसकी सांस आती है। रानी जो उसकी पीछे ही आई थी वो सिया को बेड पर सोए देख जल्दी से उसके पास गई और जैसे ही उसके चेहरे पर हाथ रखती है वो परेशान हो रचित से बोली, इसे तो बहुत तेज बुखार है, पूरा बदन बुखार से तप रहा है। शिव ने कहा था कि ये जब भी टेंशन लेती है तो इसे फीवर आ जाता है। रचित उनके बोलने पर जल्दी से उसके पास आता है। रानी जल्दी देखना इसे, ये अपनी आंख भी नहीं खोल रही है। उनकी बात सुन रचित जल्दी से सिया के माथे पर हाथ रखते हैं तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सिया का पूरा शरीर बुखार से जल रहा था, जिससे वो एकदम गहरी नींद में जा चुकी थी। उसे देख रचित जल्दी से भागकर अपने रूम में गया और वहां से फर्स्ट एड लेकर आया और उसने से एक इंजेक्शन निकाल सिया को लगा, बोला, भाभी इसका फीवर बहुत ज्यादा हाई है, जिसके वजह से ये बेहोश है। मुझे इन्हें ड्रिप लगानी होगी, लगता है इसके दिमाग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ा है। रचित की बात सुन रानी भी परेशान हो गई। वो जल्दी से एक नौकर से ठंडे पानी का बॉल मंगवा सिया को पट्टी करने लगी। इधर रचित हॉस्पिटल फोन कर सिया के लिए सभी मेडिसिन और जरूरी चीजें मंगवा चुका था। थोड़ी देर में एक स्टाफ आकर उसे सारा सामान देकर गया। रचित जल्दी से सिया को ड्रिप चढ़ा देता है, जिससे उसे जल्दी होश आ जाए। वो अभी वही परेशान से खड़े हो एक टक सिया को देखने लगा, जिसके चेहरे पर अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। बुखार के कारण उसका पूरा चेहरा मुरझा गया था। उसे ऐसे देख पता नहीं क्यों रचित को अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिल में एक दर्द सा उठ रहा था, जिसका मतलब वो खुद नहीं समझ पा रहा था। रानी को पट्टी करते हुए आधा घंटा होने को आया था, पर अभी भी उसका बुखार नहीं उतरा था, जिस कारण रानी परेशान सी बोली, इसका तो बुखार ही नहीं उतर रहा है और इसे अभी तक होश भी नहीं आया है। रचित उसे परेशान देख उसके पास आ बोला, भाभी आप आर्यन और सैम को देखिए, उनकी टीचर के जाने का वक्त हो गया है। वो दोनों किसी को न देख परेशान हो जाएंगे। मैं हूं यहाँ मिस सिया के पास, आप उन्हें देख लीजिए। और रही बात इनके बुखार की तो वो भी जल्द ही उतर जाएगा, दवाई असर करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसकी बात सुन रानी सिया को एक नज़र देख रचित को उसका ख्याल रखने का बोल नीचे बच्चों के पास चली गई। अभी घर में कोई नहीं था तो उन्हें संभालना भी जरूरी था।
उधर उनके जाने के बाद रचित सिया के पास रखे टेबल पर बैठ उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने लगा और खामोशी से उसके चेहरे को देख रहा था, जिस पर इस वक्त दर्द था जो रचित को भी दर्द दे रहा था। रचित जैसे ही उसके सर पर पट्टी रखा वो नींद में बड़बड़ाने लगी, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं है, प्लीज भाई आप तो मुझ पर यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। वो ये सब नींद में बोलते हुए तड़पती थी। सिया के आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसे ऐसे देख रचित परेशान सा अपना हाथ उसके सर पर रख बोला, शांत, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पता नहीं उसके स्पर्श में क्या था कि सिया धीरे धीरे शांत होने लगी। रचित वहां बैठे हुए एक तक उसके चेहरे को देख रहा था। उसका एक हाथ अभी भी सिया के माथे पर था। थोड़ी देर बाद उसने चेक किया तो सिया का बुखार अब पहले से थोड़ा कम था। वो अभी सिया को ही देख रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। फोन देख वो जल्दी से साइड में जाकर कॉल उठाता है तो उधर की बात सुन बोला, मैं आ रहा हूं, तुम ऑपरेशन थिएटर रेडी रखना। इतना बोल वो फोन रख देता है और एक नज़र सिया को देख कमरे से बाहर निकल नीचे आया तो उसकी नज़र सामने से आती सरस्वती जी पर गई। वो उन्हें देख उनके पास आ बोला, माँ मुझे हॉस्पिटल निकालना है, थोड़ी इमरजेंसी है, कुछ जरूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा और उनका ख्याल रखिएगा। ये बोल वो उनकी बिना कोई बात सुने वहां से चला गया। वही सरस्वती जी अंदर आ रानी को आवाज दी तो रानी वहां आ बोली, जी माँ बोलिए। बेटा सिया नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? माँ वो सिया को बहुत तेज फीवर था तो वो अभी अपने रूम में रेस्ट कर रही है। रचित वही था उसके पास। उसकी बात सुन सरस्वती ही बोली, पर वो तो अभी हॉस्पिटल के लिए निकला है और बोल रहा था किसी का ख्याल रखने, इसका मतलब सिया। इतना बोल वो सिया के रूम की तरफ बढ़ गई। वो अंदर आई और सिया के पास बैठ उसके सर पर हाथ फेरने लगी। सिया अभी भी गहरी नींद में थी। उसके मुरझाए चेहरे को देख वो बोली, कैसे एक दिन में चेहरा उतार गया है इसका, पता नहीं भगवान कब इसकी लाइफ में खुशियां लाएगा। और रचित को भी देख नहीं लगता है कि उसके मन में सिया के लिए कुछ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। उनकी बात सुन रानी कुछ सोच बोली, नहीं माँ, रचित के मन में सिया के लिए कुछ तो है, पर वो हम सबको दिखा नहीं रहा है। खैर मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें उसके मन की बात पता चल जाएगी। ये बोल वो उन्हें अपनी सारी बात बताती है। सब सुन वो बोली, पर बेटा अगर वो फिर भी नहीं माना तो? रानी, तो माँ हम सिया की शादी सच में आर्य से कर देंगे। आप भी तो जानती ही है न उसे कि वो कितना अच्छा लड़का है, और चाची भी उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही है। मैं एक काम करती हूँ, उसे कुछ दिन के लिए उसे यही बुलवा लेती हूँ। वो भी यहाँ घूम लेगा और सिया से भी मिल लेगा। इसी बहाने सिया को भी उसे जानने के मौका मिलेगा। शायद दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले। उसकी बात पर सरस्वती जी कुछ सोच बोली, ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। शाम को शिवम आता है तो मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। रानी उनकी बात पर अपना सर हिला दी। रात में शिवम जब घर आया तो उसे सिया की तबीयत का पता चला। वो तुरंत उसके रूम में गया तो सिया बेड से सर टिकाए बैठी थी और आर्यन और सैम उसके साथ बात कर रहे थे, या फिर दोनों ही उसे जोक सुनाकर हंसा रहे थे। शिवम उसे देख जल्दी से उसके पास आ उसे गले लगा बोला, तू ठीक है न गुड़िया, अब कैसी तबीयत है तेरी? भाभी ने बताया तुझे बहुत तेज बुखार था। उसे इतना परेशान देख सिया उसके हाथ को पकड़ बोली, हम ठीक है भाई, आप परेशान मत होइए, हमें कुछ नहीं हुआ है, बस बुखार आ गया था पर अब ठीक है। उसकी बात सुन शिवम हल्के गुस्से में बोला, क्या जरूरत है तुझे इतना स्ट्रेस लेने की? तुझे जब पता है कि तेरी तबीयत बिगड़ी जाती है फिर क्यों तू हर बार ऐसे ही करती है? उसकी डांट सुन सिया सर झुका बोली, कितना गुस्सा करते हैं आप? रात में रचित को घर आने में देर हो गई थी। सर्जरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था जिस वजह से उसे टाइम लग गया था। वो जैसे ही घर आया, रानी उसे देख बोली, खाना निकाल दूं या सिर्फ कॉफी लोगे? रचित, नहीं भाभी, मन नहीं है, बस कॉफी। फिर कुछ सोच बोला, सबने खा लिया क्या? वो पूछना तो सिया के बारे में चाहता था पर वो बोल नहीं पाया, इसलिए उसने सबके बारे में पूछा जिसे रानी बखूबी समझ रही थी। वो उसकी बात पर बोली, हाँ लगभग सबने खा ही लिया है, तुम जाओ आराम करो, मैं तुम्हारे रूम में ही खाना भिजवा देती हूँ, भूख लगे तो खा लेना। ये बोल वो किचन में चली गई। वही उसकी बात सुन रचित भी अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो ऊपर आया उसकी नज़र सामने सिया की रूम की तरफ चली गई, जिसका दरवाजा अभी बंद था। रचित का मन कर रहा था कि वो एक बार जाकर देखे कि सिया की तबीयत कैसी है, पर वो मन मार कुछ सोच अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश हो बाहर आया तो एक नौकर उसके रूम का दरवाजा खटखटा बोला, सर रानी भाभी ने आपके लिए काफी और खाना भिजवाया है। उसकी बात सुन रचित उसे देख बोला,
टेबल पर रख दो। नौकर जैसे ही खाना रख जाने को हुए रचित बोला, सबने खाना खाया था आज? उसकी बात सुन वो बोला, जी सर, लगभग सभी ने खा लिया है। अच्छा, और सिया ने? सर, सिया दीदी के लिए भाभी ने दलिया बनाया था, तो उन्होंने वही खाया है। वो नौकर रचित की बात सुन बोला। उसकी बात सुन रचित उसे जाने को इशारा करता है, तो वो चला गया। उसके जाने के बाद उसने एक नज़र खाने को देखा और कॉफी का कप उठा बालकनी में चला गया। इस समय धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी शिमला में अब, और तो और बर्फबारी भी हो रही थी। वो वैसे ही ठंड ने खड़ा हो कॉफी पीने लगा। थोड़ी देर में वो अंदर आया और अपना काम करने बैठ गया, लेकिन उसके जहां में अभी भी सिया थी। काम करते हुए उसे 2 घंटे हो गए, पर आज उसका मन नहीं लगा रहा था काम में। उसे अंदर से बेचैनी हो रही थी, जिस कारण वो उठकर अपने कमरे से बाहर आया और धीरे से जाकर सिया के रूम का दरवाजा खोल देखा तो उसकी नज़र सामने सोती हुई सिया पर गई। उसे देख रचित के दिल में सुकून आ गया, जिसके लिए वो इतनी देर से बेचैन था। उसकी सारी बेचैनी सिया को देख एकदम से दूर हो गई थी उसकी। वो अंदर जाकर सिया को देखना चाहता था, पर सिया के बगल में सोते रानी को देख वो दरवाजे को वापस लगा, वहीं से वापस अपने कमरे में चला गया। वहीं उसके जाने के बाद रानी के फेस पर स्माइल आ गई। वो वापस अपना कंबल ओढ़कर सो गई। अगले 2 दिन की छुट्टी के लिए सिया ने हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर दिया था। वो 2 दिन तक घर पर ही रहने वाली थी। अगली सुबह सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे। शिवम भी सिया को अच्छे से खुद का ध्यान रखने का बोल निकल गया था। सबके जाने के बाद सिया रानी और सरस्वती जी के साथ हॉल में बैठी हुई थी। उसका मन नहीं लग रहा था तो वो कुछ सोच बोली, दी घर पर न मैं बिल्कुल बोर हो गई हूँ, मुझे कहीं जाने का मन हो रहा है। उसकी बात सुन सरस्वती ही दोनों को देख बोली, अरे तो तुम लोग मॉल घूमने क्यों नहीं चले जाते? इसी बहाने सिया का मन भी बहल जाएगा और दोनों थोड़ी शॉपिंग भी कर लेना। आर्यन और सैम को भी अपने साथ लेते जाओ। सैम के लिए भी कुछ खरीद लेना, वैसे भी कल उसके पापा उसको लेने आने वाले हैं। कितना मन लग गया है हम सबका उससे, कल वो चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उनकी बात सुन रानी भी उदास हो बोली, सही कह रही है आप माँ, मुझे तो आर्यन के लिए टेंशन हो रहा है। दोनों एक पल भी दूसरे से दूर नहीं होते हैं, पता नहीं कैसे रहेगा वो। सिया उनकी बात सुन, अभी वो सब 6 डे न दी, अभी हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं, मजा आएगा। थोड़ी देर में दोनों रेडी हो आर्यन और सैम को लेकर मॉल के लिए निकल गए। सरस्वती जी घर पर ही थी क्योंकि अमिताश जी आज आने वाले थे। रानी सबको लेकर सिटी सेंट्रल मॉल पहुंची तो चारों लोग अंदर की तरफ बढ़ गए। आर्यन और सैम तो टॉयज और खिलौने देख खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सिया उन्हें ऐसे खुश देख बोली, आप दोनों को खेलना है? उसकी बात पर दोनों खुश हो बोले, हाँ हमें सब खेलना है, ये भी वो भी सब कुछ। उनकी बात सुन सिया मुस्कुरा कर बोली, तो ठीक है आप हमारे साथ चले। ये बोल वो दोनों को गेम प्लेइंग सेक्शन में लेकर आए तो दोनों खेलने लगे। उन्हें खेलता देख सिया रानी से बोली, दी आप जाकर शॉपिंग कर लीजिए, जब मैं इन्हें देखती हूँ, वैसे भी मुझे कुछ नहीं लेना है। उसकी बात सुन रानी, अरे मैं अकेले कैसे, तू भी चलना। सिया, नहीं दी आप जाइए, मैं यही हूँ, मेरे लिए भी आप ही कुछ ले लीजिएगा। उसके बार बार बोलने पर रानी लेडीज सेक्शन की तरफ चली गई। वही उसके जाने के बाद सिया बच्चों को खेलता देख खुश हो रही थी। तभी उसका नजर अपने सामने खड़े एक इंसान पर गया जिसे देख वो मन में बोली, ये यहाँ, पर ये यहाँ कैसे हो सकते हैं? ये तो दिल्ली के रहने वाले हैं ना। वो इतना सोच दोबारा उस तरफ जब देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। तो सिया वापस अपना ध्यान वापस गेम की तरफ लगा ली। अब वो भी बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई खेल रही थी। इधर रचित की भी मीटिंग इसी मॉल में थी, तो वो अपने क्लाइंट्स के साथ यहीं पर हुआ था। वो अंदर आया और कैफे में जाकर बैठ गया और अपनी मीटिंग करने लगा। इधर सिया बच्चों के जैसे बच्ची बनी हुई गेम खेलने में लगी हुई थी। तभी रानी वहां आए और उन्हें देख हंसते हुए बोली, लाडो हमें तो पता ही नहीं था कि आपको भी गेम्स खेलना पसंद है। उनकी बात सुन सिया हंसते हुए बोली, हाँ दी, हमें बचपन से ही गेम्स खेलने का बहुत मन करता था, पर भाई के जाने के बाद कभी मौका ही नहीं मिला, इसलिए आज सामने देख कंट्रोल नहीं हुआ। वैसे हमने बहुत मजा किया है ना आर्यन और सैम। उसकी बात सुन आर्यन खुशी से रानी को देख बोला, यस मम्मा, हमें बहुत मजा आया। आपको पता है मासी ने हम दोनों को हरा दिया, पर फिर भी मजा आया। पर अब मुझे भूख लगी है और मुझे बर्गर खाना है। उसकी बात सुन सिया उसे गोद में उठा बोली, बिल्कुल, चलिए हम आपको बर्गर खिलाते हैं। ये बोल वो एक हाथ से सैम को पकड़ आगे बढ़ गई। थोड़ी देर में वो लोग कैफे में आए और एक सीट देख बैठ गए। रानी ने सबके लिए खाना ऑर्डर कर दी और वॉशरूम चली गई।
वही इधर आर्यन और सैम मस्ती ही कर रहे थे, तभी उसकी नजर कॉर्नर टेबल पर बैठे रचित पर गई। उसे देख वो उठकर उसकी तरफ भागते हुए बोला, चाचू। पर अचानक उसका पैर फिसला तो वो वहीं गिर गया। उसे गिरता देख सिया, जो उसे भागता देख उसके पीछे आ रही थी, वो जल्दी से दौड़कर उसके पास आई और उसे उठाते हुए बोली, आर्यन आप ठीक हो ना, आपको लगी तो नहीं। उसके बोलने पर वो बस रोए जाता था, वो तो चुप ही नहीं हो रहा था। वही इधर रचित की भी नजर भी उस पर पड़ गई थी, इसलिए वो जल्दी से क्लाइंट्स को एक्सक्यूज बोल भागकर आर्यन के पास जल्दी से आओ सिया के गोद से ले बोला, चैंप आप ठीक हो, आपको लगी तो नहीं। उसके चेहरे पर परेशानी देखी जा सकती थी। आर्यन अभी भी बस रोते हुए सुबक रहा था। सिया उसे ऐसे सुबकते देख बोली, आर्यन आप ठीक हो। ये बोल वो जैसे ही अपना हाथ उसे लेने के लिए बढ़ती है, रचित उसके हाथों को गुस्से से झटक बोला, कोशिश भी मत करना, समझी। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है, बोलो। कोई काम तो तुमसे ढंग से होता नहीं है। तुमसे एक बच्चे का ख्याल भी नहीं रखा गया। अगर आज उस ज्यादा चोट आ जाती तो बताओ क्या करती तुम। एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकती हो तुम, लापरवाही की हद होती है। रचित इतने गुस्से में सिया पर चिल्ला रहा था, वही सिया डरकर अपनी आंखें कांस के बंद की हुए थी और अपने कपड़े को मुट्ठी में भिजे कांप रही थी। रानी जो बाथरूम गई थी, वो जैसे ही वहां आए रचित को सिया पर चिल्लाते देख जल्दी से उनके पास आए। रचित गुस्से में सिया पर चिल्ला रहा था। उसे इस वक्त सिया के आंखों से बहता आंसू भी नहीं दिख रहा था। वही आर्यन भी रचित के ऐसे चिल्लाने से डरकर चुप हो गया था। रानी जैसे ही बाहर आई, उसकी नजर गुस्से से चिल्लाते रचित पर गई तो वो भागकर उसके पास आई। रचित उस देख बोला, कहाँ थी आप भाभी? देखिए तो आर्यन गिर गया। अगर उसे ज्यादा चोट लग जाती तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए था ना। उसकी बात सुन रानी आर्यन को उसकी गोद में ले एक चेयर पर बैठा बोली, बेबी आप ठीक हो ना, आपको लगी तो नहीं, आप गिरे कैसे? उसके बोलने पर आर्यन अभी भी डर से रचित को देख रहा था, जो गुस्से से सामने खड़ी सिया को देख रहा था। वही सिया अपना सर झुकाए खड़ी थी। उसके आंखों में आंसू थे जिसे वो रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जिस कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। रानी आर्यन को शांत करवा रचित को देख बोली, रचित तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये सब तो होता ही रहता है, बच्चे हैं, इतनी शैतानी तो करेंगे ही ना। और रही बात सिया की, तो वो ही उन्हें कब से संभल रही थी। आर्यन तो मुझसे ज्यादा उसकी बात सुनता है। बदमाशी कर रहा होगा, इसलिए गिर गया। इसने सिया की क्या गलती? रचित उसकी बात सुन तिरछी नजरों से सिया को देख बोला, फिर भी भाभी जिसने जिम्मेदारी ली हो उसे निभाना चाहिए। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो लोगों को दिखाने के लिए तो जिम्मेदारी ले लेते हैं, पर जब उन्हें निभाने की बारी आती है तो उनसे होता ही नहीं है। इससे बेटर है कि वो उस काम को न करे जिन्हें उन्हें करना आता ही नहीं है। सिर्फ बोल देने से नहीं होता कि मैं करूंगी, करके भी दिखाना पड़ता है, वो भी परफेक्टली। इतना बोल वो सिया को एक नजर देख बोला, भाभी आप लोग रुकिए, मैं भी घर ही चल रहा हूँ, ये मीटिंग खत्म कर साथ चलूंगा। मैं आता हूँ, ये बोल मीटिंग के लिए चला गया। वही इधर सिया रचित को जाते हुए देखती है तो उसके आंखों से आंसू बह निकले, जिसे उसने बिना किसी की नजर में आए पोंछ लिया। रानी दोनों बच्चों को वापस टेबल पर लेकर आई तो आर्यन और सैम दोनों मुंह लटका कर बैठे थे। उन्हें ऐसे देख रानी बोली, क्या हुआ बेबी, आप दोनों इतने उदास क्यों हो? सिया भी वही आकर बैठ गई और रानी से बोली, दी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं निकल रही हूँ, आप दोनों को लेकर आ जाना। ये बोल वो जैसे ही जाने को हुई, रानी उसका हाथ पकड़, पर लाडो तुम अकेले कैसे, हम भी चलते हैं ना। सिया, नहीं दी आप लोग यही रुकिए, सर ने कहा है आप लोग को रुकने के लिए, तो मैं जाती हूँ, प्लीज मुझे मत रोकिए। इतना बोलते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। रानी उसे देख समझ गई थी कि वो रचित के बातों से हट हुई है, इसलिए उसने उसका हाथ छोड़ दिया। सिया तुरंत ही वहां से बाहर निकल गई। सिया रचित को जाते हुए देखती है तो उसके आंखों से आंसू बह निकले, जिसे उसने बिना किसी की नजर में आए पोंछ लिया। रानी दोनों बच्चों को वापस टेबल पर लेकर आई तो आर्यन और सैम दोनों मुंह लटका कर बैठे थे। उन्हें ऐसे देख रानी बोली, क्या हुआ बेबी, आप दोनों इतने उदास क्यों हो? उसके पूछने पर दोनों कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर में सिया भी वही आकर बैठ गई और रानी से बोली, दी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं निकल रही हूँ, आप दोनों को लेकर आ जाना। ये बोल वो जैसे ही जाने को हुई, रानी उसका हाथ पकड़, पर लाडो तुम अकेले कैसे, हम भी चलते हैं ना। सिया, नहीं दी आप लोग यही रुकिए, सर ने कहा है आप लोग को रुकने के लिए, तो मैं जाती हूँ, प्लीज मुझे मत रोकिए। इतना बोलते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। रानी उसे देख समझ गई थी कि वो रचित के बातों से हट हुई है, इसलिए उसने उसका हाथ छोड़ दिया। सिया तुरंत ही वहां से बाहर निकल गई।
वो बाहर आए तो सामने से आते एक लड़के से टकरा गई। वो जैसे ही गिरने को हुई वो लड़का उसे पकड़ खड़ा करते हुए, ओह हेलो मिस, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है, जरा देख कर चलिए, अभी आप गिर जाती तो चोट लगा सकता था आपको। सिया जो पहले से ही रचित की बातों से हट थी, उसे अब गुस्सा आ गया। वो गुस्से से उस लड़के की तरफ उंगली दिखा बोली, देखिए मिस्टर, आप जो भी हो, आपको मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, समझे? और मैं गिरती तो उससे आपको क्या, जिसे देखो बस ज्ञान देने चला आता है, हद होती है। ये बोल वो वहां से चली गई। वही उसके जाने के बाद वो लड़का उसे जाते देख बोला, हद है, मतलब क्या लड़की है, मैंने तो उसके भले के लिए बोला था, पर उल्टा मुझे ही ज्ञान देकर चली गई। पर जो भी बोलो क्यूट थी। ये बोल वो भी मुस्कुराते हुए मॉल की तरफ बढ़ गया। सिया वहां से निकल सीधे शिव मंदिर आए और भगवान के दर्शन कर वहीं बैठ गई थोड़ी देर सुकून के लिए। आज रचित का उसे बिना किसी गलती के डांट देना उसे थोड़ा बुरा लगा, जो कभी उसे हॉस्पिटल में भी नहीं लगा था जब वो उस पर गलती के लिए गुस्सा करता था। वो अभी बैठी हुई थी, तभी एक बच्ची उसके पास आ बोली, दी कुछ खाने के लिए, से दो ना, बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से नहीं खाया। उसकी बात सुन सिया उस देख बोली, आप कहाँ से हो बेटा और यह क्या कर रही हो, आपके परिवार वाले कहाँ है, आपके घर में कोई नहीं है क्या? उसकी बात पर वो बच्ची बोली, नहीं दीदी, मेरी एक छोटी बहन है जो यही पास में रहती है, हमारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया, तब से हम दोनों ऐसे ही बेसहारा हो गए हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया है 2 दिन से। उसकी बात सुन सिया के आंखों में आंसू आ गए। वो उसका हाथ पकड़ बोली, आओ मेरे साथ। इतना बोल वो उसे ले बाहर आई और बोली, अच्छा बताओ तुम्हारी बहन कहाँ है? उस बच्ची ने सिया को उसकी बहन के पास ले गई। सिया ने देखा वो बच्ची सिर्फ 3 या 4 साल की थी। वो दोनों को लेकर एक फूड स्टॉल पर आई और उसने 3 प्लेट पाव भाजी बनवाया। खाना आने पर उसने दोनों को खिलाया और फिर खुद भी खाया। खाने के बाद वो दोनों को देख बोली, अब आप क्या करेंगे, कहाँ जाओगी दोनों? उसकी बात पर वो बच्ची बोली, दी हमारा क्या है, कहीं कुछ मिल जाएगा, वहां रह लेंगे। वैसे आपका शुक्रिया आज हमें खाना खिलाने के लिए। उसकी बात सुन सिया उनके सर पर हाथ रख बोली, आप ऐसी जगह रहना पसंद करोगे जहां और भी आपके जैसे बच्चे हैं, आपको वहां किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, पक्का? उसकी बात सुन दोनों अपना सर हिला दी तो सिया उन दोनों को लेकर एक आश्रम आती है जो उसकी एक दोस्त चलाती थी। सिया ने हॉस्पिटल में इस आश्रम की ओनर का इलाज किया था, तब से इनकी दोस्ती हो गई थी। सिया जैसे ही अंदर आए वो लेडी उसे देख गले लगा बोली, वेलकम सिया, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आए। सिया भी उनसे गले लग बोली, हमें भी खुशी हुई आंटी आपसे मिलके, वैसे मैं यहाँ इन्हें लेकर आई थी, ये दोनों मुझे सड़क पर मिले तो मुझे आपका ख्याल आया, इसलिए मैं इन्हें ले आए। उसकी बात पर मेनका जी मुस्कुरा कर बोली, बहुत अच्छा किया तुमने, आओ मैं तुम्हें यहाँ सबसे मिलवाती हूँ। ये बोल वो उन्हें लेकर अंदर चली गई जहाँ सब बच्चे रहते थे। सिया को वहाँ बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, उसे तो पता भी नहीं चला कैसे शाम हो गई। वो उन्हीं बच्चों के साथ खेलने और मस्ती करने में लगी हुई थी। शाम को अचानक उसे ध्यान आया कि बहुत टाइम हो गया है, तो वो मेनका जी से बोली, आंटी अब मुझे चलना चाहिए, मैं फिर आऊंगी, मुझे यह आकर बहुत अच्छा लगा। उसकी बात सुन वो भी मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल आना, मुझे अच्छा लगेगा, और इन बच्चों को भी, क्यों बच्चों? उनके बोलने पर सब बच्चे हाँ में चिल्ला दिए तो सिया मुस्कुराकर उन्हें बाय बोल वहां से बाहर आई, पर रात होने वाली थी, ऊपर से शिमला की ठंड जिसमें ऑटो मिलना तो नामुमकिन था, और वो एरिया थोड़ा बाहर भी था, इसलिए उसने कैब बुक की और उसका आने का वेट करने लगी। इधर मॉल में रचित जब अपनी मीटिंग खत्म कराया तो उन्हें बैठे देख बोला, चलिए आप लोग, मेरी मीटिंग खत्म हो गई है। उसके बोलने पर तीनों बिना कुछ बोले वहां से उठ बाहर जाने लगे, तो रचित उन्हें रोकते हुए बोला, भाभी मिस मिश्रा कहाँ है, वो नहीं जाएगी क्या? उसकी बात पर वो उसे बिना देखे बोली, वो लाडो की तबीयत खराब जो गई थी, इसलिए वो घर चली गई। उसकी बात सुन रचित परेशान सा बोला, पर आपने उस जाने क्यों दिया, ये जानते हुए भी कि कल उन्हें कितना तेज बुखार था, ऊपर से अभी शिमला में टेम्परेचर भी बहुत खराब है, आपको उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। उसकी बात सुन रानी हल्के गुस्से से बोली, तो तुम्हें भी उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बिना गलती के तुमने उसे इतना सुना दिया तो क्या करती वो? घर जाने को बोली तो मैं भी उसे नहीं रोक पाई तुम्हारे कारण। अब चलना है या मैं अपने ड्राइवर को कॉल कर गाड़ी मांगा लूं? उसकी बात सुन रचित बिना कुछ बोले आर्यन को गोद में उठाने को हुए तो आर्यन पीछे होते हुए बोला, नहीं चाचू, मुझे आपसे बात नहीं करना है, आपके वजह से आज मासी उदास हो गई, आपने बिना गलती के उन्हें इतना डांटा जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी,
वो तो मैं ही आपको यहाँ देख एक्साइटेड हो आपके पास भागा रहा जिसमें मैं गिर गया, पर आपने तो उन्हें इतना डांटा, जाओ मुझे आपसे बात नहीं करना। ये बोल वो चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गया। बाकी सब भी बैठ गए तो रचित भी अपना सर झटक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रास्ते भर किसी ने उससे कोई बात नहीं की। घर आते ही वो तीनों उतरकर अंदर चले गए तो रचित एक गहरी सांस ले बोला, लगता है मैंने आज सच ने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, इसलिए ही ये तीनों मुंह फुलाकर घूम रहे हैं। इतना बोल वो भी अंदर आ गया। थोड़ी देर में शाम हो गई तो रानी सरस्वती जी से बोली, माँ लाडो कहाँ है, दिख नहीं रही, अपने रूम में है क्या? उसकी बात सुन सरस्वती जी बोली, अरे बेटा वो तो तुम्हारे साथ गई थी न, तो मुझे लगा तुम लोग के साथ ही आई होगी और थक गई होगी इसलिए रेस्ट कर रही होगी, पर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो कहाँ है? उसकी बात सुन रानी आज जो हुए सब कुछ उन्हें बताती है। सारी बात सुन वो बोली, बेटा मुझे तो टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। कल ही उसे इतना बुखार था और आज अभी तक बाहर है, ऊपर से पता भी नहीं है कि कहाँ है। और तो और आज बाहर का मौसम भी बहुत खराब होते जा रहा है। उनकी बात सुन रानी भी परेशान हो सिया का कॉल लगाने लगी, पर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं लग रहा था, जिससे वो भी परेशान हो गई। वहीं इधर रचित अपने रूम में सिया के बारे में ही सोच रहा था। वो खुद से बोला, मुझे उससे बात करनी चाहिए क्या? मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया था, मुझे उसे बता देना चाहिए कि मेरा मतलब वो नहीं था उसे बोलने का, पर मैं कहूंगा क्या उससे? वो ये सब सोच ही रहा था तभी उसका अच्छा साइड उसके सामने आकर बोला, अरे यार इतना क्या सोच रहा है, जाकर सीधे सीधे उसे सॉरी बोल दे, सब सही हो जाएगा। वो इतना बोला ही था तभी उसका बुरा साइड उसकी दूसरी तरफ आकर बोला, अरे रचित और सॉरी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुझे उससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? तुम रचित दीवान हो और तुम किसी से सॉरी नहीं बोलते। वैसे भी वो उदास हो या खुश तुम्हें क्या, वो थोड़ी तुम्हारी कुछ लगती है। तभी उसका अच्छा साइड बोला, तो क्या हुआ, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती है, तुमने गलती की है तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। ऐसे ही दोनों कुछ न कुछ बोल लड़ने लगे। वहीं उन्हें ऐसे देख रचित चिल्लाकर बोला, चुप हो जाओ तुम दोनों और जाओ यहां से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, समझे? उसके बोलने पर दोनों वहां से चले गए। रचित थोड़ी देर वहां अपना सर पकड़े बैठ गया। जब वो बाहर आया तो हाल में ऐसे रानी को परेशान सा इधर उधर चक्कर लगाते देख बोला, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे परेशान क्यों घूम रही है? उसकी बात सुन रानी उसे देखी पर कुछ नहीं बोली और वापस सिया का नंबर लगाने लगी, पर सरस्वती जी बोली, तुम्हें उससे क्या है? तुमने तो उस बच्ची को ऐसे ही इतना सुना दिया, पता नहीं कहाँ होगी, वो अभी तक घर भी नहीं आई है, मुझे तो उसकी टेंशन हो रही है, पता नहीं बच्ची ठीक होगी कि नहीं। उनकी बात सुन रचित बोला, क्या मिस सिया अभी तक घर नहीं आई है? रात के 8 बजे को है, आप लोग ने उन्हें कॉल कर नहीं पूछा कि वो अभी तक कहाँ है? हद होती है लापरवाही की, क्या इतनी देर तक बाहर रहना सही है? उसकी बात पर रानी बोली, इतनी देर से लगा रही हूं पर उसका कॉल नहीं लग रहा है, ऊपर से बाहर का मौसम भी इतना खराब है, मुझे तो लाडो की चिंता हो रही है। उसकी बात सुन रचित अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला, आप लोग परेशान मत होइए, मैं देखता हूं वो कहाँ है। ये बोल वो जैसे ही बाहर जाने को हुआ उसकी नजर सामने से आती सिया पर गई, जो किसी लड़के से हंस हंस के बात करते हुए अंदर ही आ रही थी। रचित को ऐसे खड़ा देख रानी जैसे ही उसकी नजरों का पीछा करती है, सामने से आती सिया को देख भागकर उसके गले लगा बोली, कहाँ थी तुम लाडो, हम सब कितना परेशान हो गए थे। वो इतना बोली ही थी कि उसकी नजर सिया के बगल में खड़े लड़के पर गई, जिसे देख वो बोली, आर्य तुम? उसके बोलने पर वो लड़का आगे आया और रानी को गले लगा बोला, हाँ दी में ही हूँ, आप कैसी है? रानी भी उसे गले लगाते हुए बोली, बहुत अच्छी, पर हूँ यहाँ कैसे, और सिया तुझे कहाँ मिली? उसकी बोलने पर सिया उन्हें देखने लगी तो आर्य को थोड़ी देर पहले की घटना याद आ गई। वो कुछ बोलता उससे पहले सरस्वती जी बोली, अरे बेटा उन्हें अंदर आने दो, देखे तो सिया कांप भी रही है ठंड से। रानी उनके बोलने पर दोनों को अंदर लाती है और उन्हें बैठा बोली, तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कितना कांप रही है तुम लाडो? उसे परेशान देख सिया बोली, हम ठीक है दी, बस फीवर बस हल्का है इसलिए ठंड लगा रही है, आप परेशान मत होए, दवाई ले लूंगी तो ठीक हो जाएगा। उनकी बात पर सरस्वती जी बोली, ऐसे कैसे ठीक हो, देखो तो कितना कांप रही हो तुम, चलो अभी चल के अपने रूम में कपड़े चेंज कर मेडिसिन लो, मुझे कुछ नहीं सुनना। उनके बोलने पर सिया अपने रूम में कपड़े बदलने जाने लगी। इधर आर्य सिया को जाता देख बोला, ध्यान से। उसकी बात पर सिया हल्का सा मुस्कुराकर चली गई। वही रचित उन्हें ऐसे देख चिढ़ गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था आर्य का सिया से ऐसे बात करते देख। उसे पहली बार किसी से जलन हो रही थी। रचित को ऐसे खड़ा देख रानी जैसे ही उसकी नजरों का पीछा करती है,
सामने से आती सिया को देख भागकर उसके गले लगा बोली, कहाँ थी तुम लाडो, हम सब कितना परेशान हो गए थे। वो इतना बोली ही थी कि उसकी नज़र सिया के बगल में खड़े लड़के पर गई, जिसे देख वो हैरान हो बोली, आर्य तुम। उसके बोलने पर वो लड़का आगे आया और रानी को गले लगा बोला, हाँ दी मैं ही हूँ, आप कैसी है, और चैंप कहाँ है। उसकी बात सुन रानी भी उसे गले लगाते हुए बोली, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, पर तू यहाँ कैसे, और सिया वो तुझे कहाँ मिली। उसकी बोलने पर सिया उन्हें देखने लगी तो आर्य को थोड़ी देर पहले की घटना याद आ गई। वो कुछ बोलता उससे पहले सरस्वती जी बोली, अरे बेटा उन्हें अंदर आने दो, देखे तो सिया कांप भी रही है ठंड से। रानी उनके बोलने पर दोनों को अंदर लाती है और उन्हें बैठा बोली, तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कितना कांप रही है तुम लाडो। उसे परेशान देख सिया बोली, हम ठीक है दी, बस फीवर हल्का है, इसलिए ठंड लगा रही है। आप परेशान मत होइए, मैं वाई ले लूंगी तो ठीक हो जाएगा। उसकी बात पर सरस्वती जी परेशान हो बोली, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, देखो तो कितना कांप रही हो तुम, चलो अभी चल के अपने रूम में कपड़े चेंज कर मेडिसिन लो, मुझे कुछ नहीं सुनना। उनके बोलने पर सिया अपने रूम में कपड़े बदलने जाने लगी। इधर आर्य सिया को जाता देख बोला, ध्यान से। उसकी बात पर सिया हल्का सा मुस्कुरा कर चली गई। वही रचित उन्हें ऐसे देख चिढ़ गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था आर्य का सिया से ऐसे बात करना। उसे आज पहली बार किसी से जलन महसूस हो रही थी। इधर सिया अपने कमरे में आई और अपने कपड़े ले उसे चेंज करने चली गई। वो जैसे ही कपड़े बदलकर बाहर आए, उसे अपने रूम में सोफे पर रचित को बैठा देखा, जिसे देख वो एकदम से हड़बड़ा गई और जल्दी से अपनी बेड से दुपट्टा उठा अपने गले में डाल बोली, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको ऐसे किसी के कमरे में नहीं आना चाहिए, ये आपका कमरा नहीं है। उसकी बात सुन रचित उसे देखते हुए सोफे से खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वही उसे खुद के पास आते देख सिया घबराकर अपने कदम पीछे लेने लगी। पीछे जाते हुए वो सीधे दीवार से जा टकराई। इससे पहले वो लड़खड़ाती, रचित उसे उसकी कमर से पकड़ अपने पास खींच लेता है, जिससे वो सीधे उसके सीने से टकराए। उसकी हरकत से सिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। वो अपनी आंखें बड़ी किए रचित को देख रही थी। उसका एक हाथ रचित के सीने पर था। उसे अपने इतने नजदीक देख सिया की सांसें तेज हो गई थी, जिसे वो जैसे तैसे संभाल उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, सर आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। उसके बोलने पर और ऐसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता देख रचित को गुस्सा आ गया। वो जोर से उसके कमर को दबा अपने पास खींच लेता है, जिससे सिया के मुंह से आह निकल गई। वो हैरानी से अपने सामने खड़े रचित को देख रही थी, जिसका ये साइड उसने कभी नहीं देखा था। सिया उसकी आंखों में देखती है, जहां अभी कोई जज्बात नहीं दिख रहे थे, जिसे देख उसकी आंखों में आंसू आने लगे, जिसे संभाल वो बोली, प्लीज सर छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी बात सुन रचित उसकी आंखों में देख गुस्से से बोला, अच्छा तुम्हें दर्द होता है, पर मुझे जो दर्द हुआ उसका क्या। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई भी लड़का तुम्हारे आसपास भी मंडराए, और आगे से मैंने अगर तुम्हें किसी भी लड़के के साथ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। इतना बोल वो उसे छोड़ जैसे ही जाने को हुआ, सिया बोली, मेरा जिससे मन करेगा मैं बात करूंगी, ये मेरा हक है। आप मेरे बॉस हॉस्पिटल में है, यहाँ नहीं, इसलिए मुझे क्या करना है क्या भी ये आप नहीं बताएंगे, समझे। उसकी बात सुन रचित उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, कल तक तो तुम्हारी जुबान भी नहीं खुल रही थी मेरे सामने और आज इतना बोल रही हो। इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट, बट मेरी बात याद रखना, अगर अभी के बाद मुझे तुम उसके या किसी भी लड़के के आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारे लिए भी और उनके लिए भी। ये बोल वो वहां से निकल गया। वही उसके जाने के बाद सिया बेड पर उल्टी लेटते हुए खुद से बोली, सर भी अजीब है, पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है। कल तक तो एकदम सही थे, और सुबह इन्होंने मुझे कितना सुनाया वो भी फालतू का, और अभी मुझ पर ऐसे हक जाता रहे थे जैसे मैं उनकी प्रॉपर्टी हूँ। मैं भी उनकी बात नहीं सुनूंगी। क्यों सुनूं मैं, वो है कौन मेरे आए बड़े, तुम किसी भी लड़के के पास नहीं जाओगी। दिया रचित की नकल कर बोली, फिर मुंह बना बोली, मैं तो आर्य जी से बात करूंगी और सबसे बात करूंगी, देखती हूँ क्या करेंगे वो। थोड़ी देर में वो नीचे आए तो रानी उसे देख बोली, अरे आओ लाडो हमारे साथ बैठो और ये बताओ कि तुम दोनों कैसे मिले। उसकी बात सुन सिया वहां आकर बैठी तो उसे थोड़ी देर पहले की बात याद आ गई। वो उन्हें देख बोलना शुरू करती है। फ्लैशबैक, जब सिया कैब के लिए वेट कर रही थी तभी एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। गाड़ी वाले आदमी ने जब गेट खोला तो सिया अपने सामने वाले इंसान को देख बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं ना आप।
देखिए हम डरते नहीं हैं आपसे, रुकिए हम अभी पुलिस को कॉल कर बुलाते हैं। उसकी बात सुन वो लड़का जल्दी से उतार उसके हाथ से फोन ले बोला, ओ हेलो मैडम, आप हमेशा इतना हड़बड़ी में क्यों रहती हो, वहां मॉल में भी और यहाँ भी, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सिया उसकी बात सुन गुस्से में, ओह मिस्टर हमारी नहीं अपनी प्रॉब्लम बताइए, आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? उसे ऐसे देख वो लड़का बोला, मैं आपका पीछा तो नहीं कर रहा था, पर आपको अगर ऐसा लगता है तो यही सही। वैसे आप इतने लेट यहाँ क्या कर रही है? आप कहे तो मैं आपको छोड़ दूं कहीं। उसकी बात सुन सिया बोली, नहीं हम चले जाएंगे, हमारी कैब आती ही होंगी। उसकी बात सुन वो लड़का बोला, देखिए मिस मेरा नाम आर्य है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और यहाँ अपनी बहन से मिलने आया हूँ। ट्रस्ट मी, मैं आपको सुरक्षित घर छोड़ दूंगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मेरी बात अपने फैमिली से भी करवा सकती है। उसे इतने भरोसे से बोलता देख सिया बोली, ठीक है हमें आप पर भरोसा है, तो आप हमें घर छोड़ दीजिए। उसके बोलने पर आर्य अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है तो सिया बैठ गई। आर्य भी आकर गाड़ी में बैठ गया और उसकी गाड़ी रास्ते पर दौड़ गई। सिया पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलती तो आर्य ही रास्ते भर कुछ न कुछ उससे बोलता रहा। आर्य उसे शांत देख बोला, वैसे तुम हमेशा ऐसे ही शांत रहती हो या आपको हमसे ही कोई दिक्कत है? उसकी बात पर सिया कुछ नहीं बोली तो आर्य बोला, अच्छा कम से कम एड्रेस तो बता दीजिए, मुझे आपको छोड़ अपनी बहन के घर जाना है। उसकी बात पर सिया उसको एड्रेस बताती है तो आर्य बोला, अरे मुझे भी तो यही जाना है, अच्छा है हमारी मंजिल एक ही है। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी तो आर्य बोला, वैसे अपना नाम तो बता दीजिए, इतना तो कर ही सकती है। उसकी बात पर सिया उसे देख बोली, सिया, सिया नाम है हमारा। ये बोल वो गाड़ी से उतर आगे बढ़ गई तो आर्य उसके पीछे आते हुए बोला, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ मिस सिया जो आप बिना थैंक यू बोले जा रही है, इतना तो आप इस नाचीज के लिए कर ही सकती है न। उसकी बात सुन सिया मुस्कुरा दी। तभी रचित की नजर बाहर आते हुए उन पर गई, बाकी तो सबको पता ही है। सारी बात सुनने के बाद रानी बोली, चल अच्छा हुआ जो तू इसे मिल गया था, हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए लाडो, कहाँ थी आप? उसके बोलने पर सिया एक नजर रचित को देख बोली, वो दी हमारा मूड खराब था तो हम मंदिर गए थे, उसके बाद बोल उसे सारी बात बता देती है। सब कुछ सुन रानी बोली, बहुत अच्छा किया अपने लाडो जो उन मासूम को वहां पहुंचा दिया। सिया की बात सुन आर्य सिया को देखते हुए रानी की हाँ में हाँ मिलाने लगा। वहीं ऊपर खड़े रचित की नजर जब आर्य को सिया को देखते पड़ी तो उसकी हाथों की मुठियां कस गई। वहीं सिया इन सब से बेखबर रानी से बात करने में लगी हुई थी। वो उसे गुस्से से एक नजर देख अपने कमरे में चला गया। तभी सिया के फोन पर एक मैसेज आया। सिया जैसे ही उस मैसेज को देखती है उसके हाथ से वो फोन घबराहट से छूट गया। उसे ऐसे देख रानी बोली, क्या हुआ लाडो, आप ऐसे क्यों परेशान हो गई? सिया उसकी बात पर कुछ नहीं दी, वो हमें कुछ काम याद आ गया है, हम आते हैं। ये बोल वो ऊपर आई और फोन देखते हुए बोली, ये हमें क्यों बुला रहे हैं? हे महादेव रक्षा करना हमारी, पता नहीं क्या हुआ है आज इन्हें। ये सब सोचते हुए वो रचित के कमरे के बाहर आ खड़ी हो गई और सोचने लगी अंदर जाए या नहीं। वो अभी सोच ही रही थी तभी किसी ने उसे कमर से पकड़ अंदर खींच लिया और उसके मुंह पर हाथ रख खड़ा हो गया। सिया अपने खड़े आदमी को अपनी आंखें बड़ी कर देखने लगी। इधर नीचे दिया के जाने के बाद रानी आर्य को देख बोली, मुझे अच्छा लगा कि तू यहाँ आया, मैं तो तुझे यहाँ बुलाने के बारे में सोच ही रही थी। उसकी बात सुन आर्य ऊपर देख खोए हुए बोला, तो पहले क्यों नहीं बुलाया दी? मुझे पहले पता होता कि यहाँ सिया जी है तो मैं पहले आ जाता ना। पता है आ जाता, इसलिए तो तुझे बुलाना था। वैसे मेरा तुझे यहाँ बुलाने का मकसद भी सिया ही है। रानी आर्य को देख बोली, तो काका ध्यान सिया से है कि रानी की बातें की तरफ चला गया। वो उसे देखते हुए थोड़ा गंभीर हो बोला, बात क्या है दी, साफ साफ बताए। उसके पूछने पर रानी उसे कुछ समझती है, जिसे सुन वो बोला, आप परेशान मत हो जाएगा। उसकी बात पर रानी अपना सर हिला दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।